श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। विश्व होम्योपैथी दिवस। इस विशेष दिवस पर हम आकाशवाणी की ओर से अपने सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंचार्ज, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। आइए सुनते हैं। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसके मनाने का कारण यह है कि हमारे होम्योपैथी का पद्धति का जो हमारे फाउंडर थे, जिनका जन्म स्थान जर्मनी था और जर्मनी के विशेष कन्वेंशनल मेडिसिन के डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे, जिन्होंने जब ये देखा कि इस पद्धति से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका कि इलाज नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया, जिसके बाद धीरे धीरे करके पूरे विश्व में इसका विस्तार हुआ। और मैं आपको अपने माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि हालांकि इस पद्धति का 200 साल पहले जन्म हुआ जर्मनी में, परंतु आज हमारे भारतवर्ष में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। और हमारे भारतवर्ष में हमारी सरकार आयुष मंत्रालय नामांकित किया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में इसका पूर्ण विस्तार जन जन तक जा रहा है। भारत देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का जश्न आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और यह रोजगार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी विकास के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने का उत्सव है। आयुष मंत्रालय भी इस अमृत महोत्सव में चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के गौरव से अछूता नहीं है। आयुष मंत्रालय भी वैकल्पिक पद्धतियां अर्थात आयुर्वेदी, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, सोवारोपा एवं होम्योपैथी के विकास में कार्यरत है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी होम्योपैथी पद्धति में जन जन का विश्वास भारत के कोने कोने में उपलब्ध चिकित्सीय केंद्रों के तंत्र और उसमें आने वाले रोगियों की संख्या से ही साबित होता है। इस दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 2016 से बहुत विस्तार से इंटरनेशनल लेवल पे मनाते आ रहे हैं। प्रतिवर्ष इस समारोह में बहुत सारे वैज्ञानिक, नेशनल और इंटरनेशनल वैज्ञानिक इकट्ठे होते हैं और आपस में टेक्निकल ज्ञान का दान विदान करते हैं। इस साल भी हम लोग इस दिन का समारोह जो है ये हम भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स पूसा रोड दिल्ली में मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो बेसिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे लोगों को देखने के, इसका क्या लाभ होगा लोगों को, उसमें हमारे एजुकेशनिस्ट रहेंगे। दोज विल हैव ए चांस टू इंटरेक्ट विद रिसोर्स पर्संस फ्रॉम NCH, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, जो कि अभी अभी जिसका निर्माण आयुष मंत्रालय ने किया है, और उसमें वो सब अपना गार्डिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो फॉर्म्स होंगे उनको वो डिस्कस करते चले जाएंगे। और उसके बाद में रिसर्चर्स को फायदा मिलेगा जो कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे और विद रिसोर्स पर्संस एंड होम्योपैथिक एकेडेमिया एंड प्रैक्टिशनर्स आल्सो टू एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू एनहांस रिसर्च एनवायरनमेंट इन द कंट्री। और प्रैक्टिशनर्स को मौका मिलेगा ताकि वो भी आगे से जो इतने सारे रोगियों का इलाज करते हैं उसको कैसे अपने केस रिकॉर्ड्स को एविडेंस बेस्ड बनाए, ताकि उनको भी आने वाले समय में यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपने अपनी प्रेजेंटेशंस देने का मौका मिल सके। और इसके अलावा हमारे देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे कम से कम 250 कॉलेजेस हैं होम्योपैथी के पूरे देश में, और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मौका मिलेगा कि किस तरीके से स्टेक होल्डर्स के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ और प्रैक्टिशनर्स के साथ वो इंटरेक्ट करके अपने आप को और अपग्रेड कर पाए। और आने वाले समय में उनको हमारी संस्थान जो है इनको भी रिसर्च एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए इनको स्कॉलरशिप भी देती है। तो वो अपने स्कॉलरशिप्स को पाने के लिए किस प्रकार की स्टडीज करेंगे जिससे कि उनको वह स्कॉलरशिप मिल सके, यह सब उनको इसका लाभ होगा इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने का। अभी आप विश्व होम्योपैथी दिवस पर यह संदेश सुन रहे थे डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंचार्ज, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी से। और आइए अब सुनते हैं हमारी भेंट वार्ता। विषय है ब्रेन ट्यूमर। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय चौधरी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर RML अस्पताल में। विषय है ब्रेन ट्यूमर।
आपसे बात कर रही हैं नीलू सूरी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर की बात करती हूँ तो सुनते ही बड़ा भयावह शब्द है, डर लगने लगता है कि ट्यूमर, इसको कितना हम भयंकर समझे। और चिंता की बात करें तो क्या सच में ये चिंता का कारण है? धन्यवाद। ब्रेन ट्यूमर एक सीरियस चीज तो है, लेकिन हमेशा ये सीरियस नहीं है, और इसको हम अगर केयरफुली और सावधानी से उसको फेस करें और सही टाइम पे, मतलब अर्लीस्ट उसका डिटेक्शन हो पाए, तो कई ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो प्योरली बेनाइन होते हैं और कम्प्लीटली क्योरेबल हैं जी। तो ये तो नहीं कह सकता कि मतलब हर ब्रेन ट्यूमर के लिए चिंता का विषय है। ज्यादातर मतलब लगभग 50% तो चिंता का विषय नहीं ही है। और हम अगर जीवन शैली अपनी सही रखते हैं, जागरूक रहते हैं अपने आप को उसके लक्षणों को समझने में, तो फिर अर्लीस्ट डिटेक्शन उसका हो सकता है और निदान भी अच्छे से हो सकता है। जी सर, समझने की बात करें डॉक्टर साहब, तो ब्रेन ट्यूमर में होता क्या है? क्या कमजोरी हो जाती है मस्तिष्क की, या क्या ऐसा हो जाता है कि हमें बताया जाता है कि ये, हाँ, जैसे कि आपने ये भी बोला कि ये फैल भी सकती है और एक जगह पे भी हो सकती है, तो इस पे जानना चाहूंगा। राइट। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण नॉर्मली जो हम देखें, जो कॉमन लक्षण है, उनमें हेडेक का होना, हेडेक, वॉमिटिंग, विजुअल लॉस मतलब दृष्टि का कमजोर होना, दौरे पड़ना जैसे मिर्गी वाले दौरे आते हैं वो होना, चलने में डिफिकल्टी, किसी एक साइड में कमजोरी आना, ये सारे लक्षण, और कभी सुनाई कम पड़ना, मुंह का टेढ़ापन भी होना, ये डिपेंड करता है ब्रेन के किस हिस्से में किस तरह का ट्यूमर है और कितना जल्दी वो बढ़ रहा है, इसके ऊपर लक्षण है। लेकिन अमूमन यही लक्षण, सब सारे लक्षण लगभग ज्यादातर पेशेंट्स में होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि लक्षण है कि सिर में दर्द रहता है। सिर दर्द की बात करूं तो अक्सर हम सिर दर्द को एक आम समस्या समझ के चलते हैं और कई महीनों तक लेके उस सिर दर्द को घूमते रहते हैं। क्रॉसिन ले लिया, वॉवरन ले लिया, कितना सही है? और अगर सिर दर्द की बात करूं तो ये सिर दर्द क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, एक समय पे होता है? और ये ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द कितना अलग है दूसरे सिर दर्द से? ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द कई बार तो सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टाइम इसके पर्टिकुलर लक्षण है। पर्टिकुलर लक्षण इन द सेंस की लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना और फ्रंटल हेडेक होना, मतलब दिमाग के, सिर के सामने वाले आंख के ऊपर का हेडेक होना, झुकने पे वो हेडेक बढ़ जाना, खांसने छींकने से हेडेक बढ़ जाना, और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना, उसके साथ फिर उल्टी का होना, और उल्टी के बाद सिर दर्द आराम मिल जाना। ये एक ओमिनस साइन है। जब अगर ऐसा लगता है तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से जरूर संपर्क करें और एट द अर्लीस्ट एक इमेजिंग करा लें, मतलब सीटी स्कैन या एमआरआई। सीटी स्कैन बहुत जल्दी हो जाता है तो वो करा करके ये रूल आउट कर लें कि नहीं जी, दिमाग में सब कुछ ठीक चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लेट नाइट सिर दर्द रहेगा या सुबह के समय, और जब उल्टी हो जाती है तो खत्म हो जाता है, आराम मिल जाता है। तो कब तक मुझे लगे, क्योंकि अक्सर यही होता है कि उस चीज को भी नजरअंदाज किया जाता है, तो कितने पर्टिकुलर नजरअंदाज नहीं करना कितने समय तक हमें लगे कि अब ठीक हो रहा है या उसके बाद? और आपने बोला कि सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ती है, ऐसे कब तक? ये कितना महीने लेके चले या 2 महीने, ऐसा कोई टाइम का? देखिए, ऐसा है कि अनबियरेबल हेडेक है, मतलब सीवियर इंटेंसिटी वाला अगर हेडेक है और वो आपको दवाइयों, इंजेक्शन से आराम नहीं मिल रहा है, तो वैसे भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सीटी स्कैन कराएगा ही कराएगा। जी। दूसरी बात, अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक है और 3 महीने तक सबसाइड नहीं कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल योर ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल चेंजेस, जीवन शैली परिवर्तन करके भी देख लिया, ट्रीटमेंट भी ले लिया, तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने में एक स्कैन करके रूल आउट कर लेना चाहिए कि नहीं, ऑर्गेनिक कोई समस्या दिमाग के अंदर नहीं है। सर, इसके साथ डॉक्टर साहब दौरे भी चढ़ सकते हैं, जैसे आपने एक शब्द बोला कि दौरा एक भी विशेष लक्षण है। जी। ट्यूमर्स के 30 से 40% पेशेंट में दौरे आते हैं, दौरे करके वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो दौरा एक सीरियस चीज है और उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसका स्कैन भी कराना चाहिए दिमाग का, ये जानने के लिए कि उसमें कोई ट्यूमर, नस का गुच्छा या कोई गुब्बारा, इस तरह की चीजें तो नहीं है। सर, आपने बताया कि लक्षण भी होते हैं कि अगर लेट नाइट में हो रहा है या सुबह सुबह हो रहा है और साथ में उल्टी भी होती है, तो इसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। कारण की बात डॉक्टर साहब जाने तो क्यों होता है ये ब्रेन ट्यूमर? अक्सर हम सभी अपना ख्याल रखते हैं और बहुत ध्यान भी रखते हैं, उसके बावजूद भी क्या हेरिडिटी है, क्या हमारे आनुवांशिक कारण है, इसके पीछे क्या कारण है डॉक्टर साहब, क्यों होता है ये ब्रेन ट्यूमर?
अभी तक कॉज पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है जी लेकिन जो नॉलेज अवेलेबल है उसके हिसाब से कई ट्यूमर्स जेनेटिक हैं, जी जी कई ट्यूमर्स रेडिएशन एक्सपोजर से होते हैं जैसे मेनिंजियोमा है, ग्लायोमा है, इस तरह के ट्यूमर्स सब रेडिएशन से भी होते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा भी होता जी। है। कई ट्यूमर हार्मोनल हैं, जैसे पिट्यूटरी के ज्यादातर 50% ट्यूमर्स हार्मोन सिक्रीट होने से, हार्मोन के ज्यादा होने से वो ट्यूमर होते हैं, हार्मोन को प्रोड्यूस भी करते हैं ये सब ट्यूमर, तो इन सब से रिलेटेड है। कुछ इडियोपैथिक है जिसका कॉज नहीं पता है, ही नहीं। हाँ, जी जी जी। लेकिन हाँ सर्टेन केसेस में जेनेटिक है कुछ परसेंटेज में, कुछ में यस हार्मोनल वाले में जैसे मेनिंजियोमा फीमेल्स में ज्यादा होता है, तो वो हम देखते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन्स है उसकी वजह से वो उसको इनहेंस करता है या बढ़ा देता है ट्रिगर उसको, करता है। जी ट्रिगर करता है और बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब इसी से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न निकलता है कि जैसे आपने कहा कि हार्मोन्स का बढ़ना, कहीं ना कहीं उनका इरेगुलर होना, ऊपर नीचे होना, तो डॉक्टर साहब इसीलिए क्या महिलाओं में ज्यादा होता है ब्रेन ट्यूमर, या इससे पुरुषों की बीमारी, किसकी बीमारी, या आयु से कहा जाए कि 40 से ज्यादा लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इस पे आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, कोई लिंग विशेष करके नहीं कह सकते। कुछ ट्यूमर्स जो फीमेल में ज्यादा होते हैं, बट अगेन अगर हम मोस्ट कॉमन ट्यूमर अगर ब्रेन का देखें तब तो वो मेल में ही ज्यादा होते हैं। जी जी। तो और फॉर्चुनेटली फीमेल में जो ट्यूमर्स होते हैं वो ज्यादातर बेनाइन है, मे बी, मतलब बहुत दैट अच्छी इज बात है। वन जी जी जी। पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेन ट्यूमर। बट एट द सेम टाइम जैसे बच्चों में है, बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं वो बिल्कुल एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट वेराइटी के हैं, जैसे मेडुलोब्लास्टोमा ओल्डर आदमी में, एजेड पर्सन में आपको नहीं मिलेगा, बच्चों में होता है। वो एपेंडाइमोमा है, बच्चों में होता है। तो ये सब कुछ ब्रेन ट्यूमर बच्चों के लिए स्पेसिफिक है, बच्चों में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों में डॉक्टर साहब क्या कारण होता होगा? उन्होंने तो अभी जैसे जन्म लिया, तो क्या जेनेटिक ही इसको कारण माना जाएगा? जेनेटिक है कई बार बच्चों तो का, कहीं ना कहीं माता की तरफ से ये रहता है, कहीं कमी रह जाती है डॉक्टर साहब? कमी का तो नहीं कह ख्याल सकते में जी जी जी, क्योंकि इसका ब्रेन कोई ट्यूमर कमी से नहीं होता है। कॉन्जेनाइटल एनोमैलीज जितने हैं जी जी उसमें कमी के साइंटिफिक वैलिडिटी मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, लेकिन ट्यूमर के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, जेनेटिक जरूर होता है, और बच्चों में भी जैसे इरेडिएशन एक्सपोजर है, एक्सरे है और कई चीजें हैं, तो उसके कारण जो है ब्रेन ट्यूमर बनता है, बच्चों में भी हो जाता है। अक्सर डॉक्टर साहब देखा गया है जब मरीज को ये पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसे कुछ जांचों के लिए बताया जाता है, तो जांचों में क्या खास जांचें रहती हैं? और डॉक्टर साहब अगर जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया कि रेडिएशन की वजह से कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड होते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस एमआरआई से भी फर्क पड़ सकता है आगे? क्योंकि लोगों का एक डर बना रहता है एमआरआई को लेकर। अभी तक जो इमेजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है ब्रेन के लिए उसमें दो इम्पोर्टेंट है, एक सीटी स्कैन और एमआरआई। एमआरआई में रेडिएशन तो नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन एमआरआई में बहुत ज्यादा आवाज आती है जब आप एमआरआई के अंदर स्कैन के लिए जाते हैं, तो वो कई लोगों को कोलोस्ट्रोफोबिया जिसको होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और एमआरआई में लगभग 15 मिनट, फास्टर स्कैन भी जो आए हैं वो भी 15 मिनट तो ले ही लेते हैं। सीटी स्कैन 30 सेकेंड में हो जाता है, जो लेटेस्ट सीटी स्कैनर्स आए हैं, और उसमें बहुत मिनिमल एक्सपोजर है क्योंकि एडवांसमेंट जितनी हुई है टेक्नोलॉजी की। तो मशीन तो सीटी स्कैन से एक फायदा ये है कि ये स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है कि स्क्रीनिंग में आप जैसे आपको नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है वो देखने के लिए सिंपल सीटी स्कैनर, एक सीटी स्कैन 30 सेकेंड में हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा बॉदरेशन नहीं है, और एक्सपोजर भी बहुत मिनिमल है जिससे कोई नुकसान, अब उसके एविडेंस नहीं है नुकसान के, तो वो किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब कुछ हाँ, और लेकिन भी बार बार सीटी स्कैन करना पड़ रहा है, तो इट इज बेटर टू गो फॉर एमआरआई। एमआरआई से तो खाली एमआरआई के बेस पे आप ये कर लेते हैं निर्णय कि ये ब्रेन ट्यूमर है, या कुछ और जांचें भी डॉक्टर साहब? एमआरआई के बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। एमआरआई के बेसिस पे ये तो तय हो जाता है कि संरचनात्मक बीमारी है दिमाग में और वो ट्यूमर है, किस तरह का है, क्या एक्सटेंट है, और एमआरआई के हम डिफरेंट सीक्वेंस कर सकते हैं, जैसे एंजियोग्राफी है, वेनोग्राम है, और ट्रैक्टोग्राफी है, डीटीआई है, बहुत सारे सब सुरक्षित हैं डॉक्टर साहब, और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध भी है। ऐसा मींस कई बार ये खर्चे की भी बड़ी समस्या है कि हर कोई ज्यादातर, और जो बीपीएल कार्ड हैं, जो पुअर पेशेंट हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ही है, वहाँ पे एब्सोल्युटली सारे टेस्ट होते हैं, इसमें कोई भी अच्छे एमआरआई हैं, 4 सीटी स्कैनर मशीन है, तो मींस ऐसे गरीब इंसान को भी मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब इलाज की बात करें, क्योंकि हमने बात की कि लक्षण क्या हैं और इसके क्या जांचें हो सकती हैं, क्या सर्जरी ही इसका इलाज है या कुछ और भी? और अभी आपने जिक्र किया है कि बेनाइन भी होता है, क्या कितने तरह का होता है बेनाइन, और दूसरा कौन सा होता है? बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। प्रैक्टिकली हम अपनी सुविधा के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, और बेनाइन ट्यूमर भी अच्छे खासे हैं, लगभग 50-50
वाला ही रख लें मैलिग्नेंट और बेनाइन में, तो बेनाइन ज्यादातर क्यूरेबल है। ये भी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। सर्जरी के बाद वो कंप्लीट क्योर हो जाता है। मैलिग्नेंट में भी 50% ऐसे हैं जिसमें हम गुड क्वालिटी सर्वाइवल दे पाते हैं। क्योर तो नहीं होता है जड़ से, लेकिन हाँ गुड क्वालिटी सर्वाइवल दे पाते। सर्जरी इज वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी करके आप ट्यूमर को जड़ से निकाल देते हैं। और दूसरा ऑप्शंस है गामा नाइफ का, रेडियो अक्सर इसके बारे में साइबर नाइफ का, जिससे हम ट्यूमर को गला देते हैं, सिकाई करके गला देते हैं। नाइफ की बात करें सर, जैसे अपने नाइफ, तो नाइफ क्या मींस कुछ काटने का होता है या रेडिएशन से? डॉक्टर साहब नाइफ नाम इसीलिए रखा है क्योंकि एब्लेशन होता है ट्यूमर का। मतलब आप ट्यूमर को गलाते हैं, उसमें ये जरूर है कि टाइम जरूर लगता है, 6 महीने में गलता है। और ऑपरेट करते हैं जब नाइफ से आप, तो उसी समय आप ट्यूमर को एक्साइज कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन नाइफ इनका नाम इसलिए रखा गया कि ये भी ट्यूमर को गलाते हैं, मतलब गला करके निकालते हैं, मतलब गला करके खत्म कर देते हैं। जैसे कोई ट्यूमर 2 सेंटीमीटर का है और गामा नाइफ से सेंसिटिव है, मतलब गामा नाइफ से गलने लायक है, तो उसमें हाईली सक्सेसफुल हो सकता है ट्यूमर का इलाज गामा नाइफ। 2 सेंटीमीटर की डॉक्टर साहब आपने बात की, तो वो बेनाइन में आएगा, मीन्स वो लोकलाइज्ड है, उसको निकाला जा सकता है सर्जरी के द्वारा भी। और ये जो रेडिएशन की बात की, कहीं सावधानी की जरूरत है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सावधानी तो हर कदम पे जरूरत है लाइफ के, और न्यूरोसर्जिकल केसेस में तो डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर के लिए अवेयर रहें, वैल्यू करें, अपने दिमाग का वैल्यू करें, सो दैट एट द अर्लीस्ट कोई हेडेक आपको बार बार परेशान कर रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क कर लें, ताकि एट द अर्लीस्ट हम उसको डिटेक्ट कर पाएं और पॉसिबल इलाज उसको इंस्टीट्यूट कर पाएं। लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हो सर ये कुछ बीमारी? ऐसा कुछ? लाइफस्टाइल से है, लाइफस्टाइल से है जो हमारे एस्टैब्लिश पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन खाने पीने से लेकर के और डे टू डे एक्टिविटीज में, और जिनका जॉब भी रेडिएशन रिलेटेड जगह पे है, मतलब रेडिएशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे है, तो उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को। इसके लिए वैसे तो हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन वन शुड बी केयरफुल। वैसे तो हिदायतें दी जाती हैं, बट वन शुड बी केयरफुल। कितना अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि हर सिर दर्द को मामूली ना समझे, और खासकर जब ऐसा सिर दर्द कि सुबह उठने पे हो रहा है और लेट नाइट में हो रहा है और साथ साथ उल्टी करने के बाद उसमें आराम आता है, तो समझिए चिंता का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। श्रोताओं, ये थी जरूरी बातें ब्रेन ट्यूमर के बारे में। डॉक्टर अजय चौधरी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप ब्रेन ट्यूमर पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अजय चौधरी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर RML अस्पताल। आपसे बात कर रही थी नीलू सूरी। और अब आइए सुनते हैं पेट की आम समस्याएं, इस विषय पर एक भेंटवार्ता। विशेषज्ञ डॉक्टर हैं डॉक्टर विनीत आहूजा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स। आपसे बात कर रहे हैं आदित्य कुमार। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोगों में पेट की कौन कौन सी समस्याएं आपको OPD में देखने को मिलती हैं? तो पेट की समस्याएं बहुत कॉमन होती है, और पेट में जो समस्या होती है वो पहले अगर हम देखें तो फूड पाइप से लेके फिर स्टमक, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लिवर की प्रॉब्लम, पैनक्रियास की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम। तो पेट में काफ़ी समस्याएं होती हैं। और अगर हम देखें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो फूड पाइप से शुरू करें तो उसमें GERD, जैसे आपने सुना होगा, रिफ्लक्स डिसीज जिसे कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। फिर स्टमक में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम कॉमन है, जिसे हम, और उसके साथ ही एक डिस्पेप्सिया जिसे कहते हैं, जबकि अल्सर नहीं होता, नहीं तो पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें स्टमक में अल्सर बन जाता है। बड़ी आंत में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है जो बहुत कॉमन होता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है। फिर नई बीमारियां हैं जो पिछले 2-3 डेकेड्स में जैसे पहले नहीं देखी जाती थी, इतनी कॉमन नहीं थी, अब बहुत कॉमन होती जा रही हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसे IBD बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, क्रोन्स डिजीज़ हो गया। फिर पेट में TB की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है इंडिया में, जो कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ नहीं पेट की TB देखी जाती, हमारे यहाँ अभी भी पेट की TB भी देखी जाती है। फिर कैंसर भी बड़ी आंत में भी हो सकता है, छोटी आंत में भी हो सकता है, फूड पाइप में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है। इसके अलावा लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास की प्रॉब्लम। तो इस तरह से काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने GERD की बात की, ये होती क्या है ये समस्या और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है?
GERD का मतलब है रिफ्लक्स डिसीज। जी पेट में एसिड बनता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो एसिड जब ऊपर फूड पाइप और ईसोफेगस जिसे कहते हैं उसमें आ जाता है तो उसमें दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं। इसोफेगस जो गले का रास्ता है। गले का जो रास्ता जी। फूड पाइप जिसे कहते जी हैं। एक तो उसमें हार्ट बर्न होता है कि वहाँ पे सीने में जलन होती है। दूसरा मुंह में खट्टा पानी आ जी जाता है। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को कंप्लेन करते हुए कि आपने सुना होगा कि भाई हमें आज खाना खाया, ज़्यादा खाना खा लिया, उसके बाद फिर दर्द हो रही है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है। तो इनफैक्ट ये 15% लोगों में इंडियन पॉपुलेशन में ये है जी GERD की समस्या। GERD की समस्या। और इसके लिए लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो दवाइयाँ 3-3 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल तक दवाई रेगुलर चलती रहती जी है। जबकि इसके थोड़े से लाइफस्टाइल मेजर्स भी होते हैं जिससे GERD आप कंट्रोल कर सकते हो। हम जीवन शैली के माध्यम से भी बिल्कुल, जीवन शैली के माध्यम से। जीवन शैली के माध्यम सिंपल सी बात है कि भाई आप बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाइए, खाना खाते ही एकदम लेट नहीं जाइए, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब चीज़ें GERD को बढ़ाते हैं। मोटापा GERD को बढ़ाता है, ज़्यादा चाय कॉफ़ी GERD को बढ़ाता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से, जीवन शैली को चेंज करने से ही इसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। पर यह काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, जो स्टमक में जो होती है। और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम अक्सर गैस्ट्राइटिस का जैसे लोग बोलते हैं गैस्ट्राइटिस हो गई, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब ये नहीं है कि अल्सर है। जी एसिडिटी में अल्सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ज़्यादा लोगों को अल्सर नहीं होता है, सिर्फ उनको पेट में थोड़ी जलन की समस्या होती है जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं। इन दोनों बीमारियों को अगर जैसे पहले तो आप उनके सिम्टम्स क्या हैं उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, पर अगर लगे कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है तो अक्सर इनमें एंडोस्कोपी की जाती है, जिसमें एंडोस्कोपी के माध्यम से हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि भाई अल्सर है कि नहीं है, GERD के वहाँ पे कोई लक्षण है कि नहीं है, और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। डॉक्टर साहब, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अक्सर बात सुनने में आती है लोगों में, और आपके पास काफ़ी मरीज भी इसके आते होंगे, तो ये समस्या का इलाज किस प्रकार किया जाता है? देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक तो सबसे पहले अगर मैं पेट की बीमारियों में सोचूं कि जो किसी भी डॉक्टर के पेट के डॉक्टर के पास पेशेंट सबसे ज़्यादा किसके आते होंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आते होंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डायरिया भी हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ भी हो सकती है, साथ में पेट में दर्द होता है, और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। इसमें है कि ये नहीं है कि भाई 10 दिन की प्रॉब्लम है, आपने दवाई दी ठीक हो गई, ये बीच में ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। ये दूसरा इसमें जो चीज़ देखी गई है कि जब भी कोई आदमी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, जब भी कोई आदमी इन प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचता है तो ये और बढ़ जाती है, एग्जाजरबेट हो जाती है। तनाव ना करें, ये भी बिल्कुल ठीक बोले आप, तनाव नहीं करें। अगेन संतुलित आहार, डाइट बहुत ज़रूरी, एक्सरसाइज। जी डॉक्टर साहब, IBD के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया हमें शुरू में, थोड़ा उस बारे में प्रकाश डालें कि IBD होती क्या है और ये किस तरीके से IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उससे फ़र्क है। IBD यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसके अंतर्गत दो बीमारियां आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी क्रोन्स डिजीज़। जी जब ये बीमारियां जो है विदेश वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती थी, USA में, यूरोप में। जी इंडिया में ये हमारे कंट्री में ये सोचते थे कि 20 साल पहले, 30 साल पहले कि ये बीमारियां बहुत ही कभी कभी देखने को मिलती थी। पर जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे जो आप खा रहे हैं, डाइट आपका चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे आप कहते हैं वेस्टर्नाइज्ड डाइट होती जा रही है कि आप पैकेज फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो उसमें देखा गया कि इस तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और अब हालत ये आ गई है कि ये बीमारी अब इंडिया में पहले के अपेक्षा काफ़ी कॉमन हो गई है। और इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सिर्फ थोड़ा सी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पर अंदर अल्सर नहीं बनते बिल्कुल भी। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में बड़ी आंत में या छोटी आंत में अल्सर बन जाते हैं और उन अल्सर से ब्लीडिंग होती है। तो इससे क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। दूसरा, आप जो भी खा रहे हैं वो पचता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो प्रोटीन की कमी भी हो जाती है। साथ में जब अल्सर बनते हैं तो अल्सर की वजह से इंटेस्टाइन कई बार सिकुड़ जाती है,
तो पेशेंट बार बार ऑब्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं कि इंटेस्टाइन रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, रुकावट सी आ जाती है, रुकावट आ जाती है और वो हो जाता है। क्रोन्स डिजीज जैसी बीमारी में अगर आप ऑपरेशन करके भी करें तब भी वो बीमारी वापस आ जाती है। ये बीमारियां इन ए वे कंट्रोल आप कर सकते हो, पर ओवरऑल इनका क्योर अभी तक नहीं है। तो इन बीमारियां अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये आसान बीमारियां नहीं हैं ट्रीट करने के लिए। इनमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल से फ़ायदा नहीं होगा, दवाइयों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। नियंत्रण किया जा सकता है दवाइयों के माध्यम बिल्कुल नियंत्रण तो किया सब कोई साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा इसके कुछ किसी तरह के दुष्प्रभाव दवाइयों के हैं अभी? दवाइयों के थोड़े दुष्प्रभाव होते हैं, बिकॉज ये थोड़ी दवाइयाँ जो है कंपेयर टू कि जैसे हम दवाई देते हैं GERD के लिए या गैस्ट्राइटिस के लिए या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, उसके कंपैरिजन में ये दवाइयाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने बोला इन्फेक्शन का रिस्क वगैरह ज़रूर होता है, तो ये थोड़ा ख्याल रखना होता है। डॉक्टर साहब, IBD इसका आपने हमें बताया, IBD और कैंसर का भी आपस में कोई संबंध है? अगर IBD जैसे हमने बताया कि प्रैक्टिकली काफ़ी साल पूरी ज़िंदगी ही चलती है साथ में, तो उसमें जो है कि जब 10-20 साल हो जाते हैं IBD के, तो कैंसर होने का रिस्क होता है। तो उसके लिए जब भी आप अपने जिन भी डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं, तो वो डॉक्टर साहब अपने आप ही बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं डेवलप हो रही है। तो उसके लिए जैसे IBS में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करता है, पर अंदर अल्सर नहीं बनते हैं, अंदर कोई सिकुड़न नहीं होती है, और कैंसर वगैरह IBS में नहीं बनता। ये डिफरेंस है IBS और IBD में। अच्छा, ये पर IBS IBD से बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर IBD भी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या कारण, कोई आनुवंशिक भी इसके पीछे है या हमारा लाइफस्टाइल ही इसके पीछे है एक कारण? क्या होता है, इसे कहते हैं कि क्या नाम की मॉडर्नाइजेशन जैसे हो जाती है ना जी, आधुनिकरण कि भाई पहले जैसे गांव में आप खाना खाते थे कि वहीं पे अपना जो अपना गेहूं, चावल, फल फूल वगैरह, जैसे जो भी आप, दही हो गई, वो सब। अब क्या है कि अब आप खाएंगे पैकेज फूड खाएंगे, ठीक है, जो आप कोई भी चीज़ माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। इसी तरह से जो है कि बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में पड़ी रहेंगी, वो खाएंगे। फिर आपके खाने में जो है अब इस टाइम फ़ैट्स ज़्यादा हो गए हैं। फ़ैट्स के अलावा जो है शुगर, फैट, ये सारी चीज़ें जैसे टिपिकल जो वेस्टर्नाइज्ड डाइट जिसे कहते हैं, जैसे बर्गर हो गया, जैसे ऐसी चीज़ तो पहले इंडिया में नहीं होती थी, ठीक है, टिक्की तो होती थी, पर ऐसे बर्गर वगैरह नहीं होता था जिसमें कि और भी चीज़ें जो होती थी, जिस तरह के फ़ैट होते थे, वो फ़ैट थोड़े हानिकारक होते हैं। आपने कभी कभी खा लिया तो ठीक है, अगर आप वो इसी को रेगुलर खाना शुरू कर दोगे तो उससे जो है अंदर का जो इंटेस्टाइन का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और डाइट की वजह से सिर्फ पेट की बीमारियां ही नहीं, जो बाकी आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी भी इन ए वे अगर देखिए तो सब डाइट से लिंक्ड है। सो जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है, तो अब आधुनिक उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस आई हैं उससे आपको क्लियरली वही पता चल रहा है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती वही है। बात सिद्ध हो गई है। हाँ, जैसे एक और बीमारी जो पिछले 10-20 साल में बहुत ज़्यादा फैल गई है पेट की बीमारी, वो है फैटी लिवर डिजीज़, जिसे आप NASH या NAFLD कहते हैं, कि जिसमें कि लिवर में फ़ैट जम जाता है। ठीक है भाई, लिवर में फ़ैट जम गया तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर वो जब काफ़ी साल लिवर में फ़ैट अगर जमा रहे तो उससे लिवर सिरोसिस होने का चांस होता है। जो चीज़ हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C की वायरस की वजह से लिवर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। सिर्फ फ़ैट जमने से भी देखा गया कि सिरोसिस हो जाता है। आज की डेट में धीरे धीरे जो है ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट का एक कॉमन कॉज बन रहा है फैटी लिवर डिजीज़। पहले हेपेटाइटिस B होता था, फिर होता था अल्कोहल की वजह से हो गया, अब ये भी कारण बन रहा है ट्रांसप्लांट का भी और लिवर कैंसर का भी। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे स्टूडियो आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पेट की आम समस्याएं। अभी आप डॉक्टर विनीत आहूजा से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स में। आपसे बात कर रहे थे आदित्य कुमार।
आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com।